बहू, तू इतने साल से कमा रही है, तेरी इतनी साल की सेविंग्स कहाँ गई? शोभा जी का स्वर अचानक तीखा और जासूसी जैसा हो गया। अर्पिता ने चौंक कर सिर उठाया। इतने सालों से कमा रही है तो अच्छी खासी सेविंग्स कर ली होगी तूने तो। वैसे भी तू 1 रुपया तक हमारे हाथ में नहीं रखती। कभी तूने हमें तो बताया नहीं कि तेरे पास कितने पैसे हैं। तो जाहिर सी बात है तेरे बैंक में तो लाखों रुपए जमा होंगे। तू ही ये शगुन का इंतजाम कर दे। अर्पिता को लगा जैसे उसे किसी अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो और उस पर चोरी का इल्जाम लगा हो। वो कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। उसके भीतर एक अजीब सा तूफान उठ खड़ा हुआ। दिसंबर की सुबह दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में किसी सफेद चादर की तरह लिपट जाती है। सुबह के ठीक 5:30 बजे थे। अर्पिता के फोन का अलार्म हमेशा की तरह अपनी कर्कश आवाज में बजा। उसने आंखें खोले बिना ही हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को स्वाइप किया। कमरे में घुटन भरा सन्नाटा था और खिड़की के कांच पर ओस की बूंदें जम चुकी थी। अर्पिता ने एक गहरी सांस ली, अपने भारी होते बदन को समेटा और बिस्तर से उठकर बैठ गई। उसके पैर जब ठंडे फर्श पर पड़े तो एक कंपकपी उसके पूरे शरीर से होती हुई रीढ़ की हड्डी तक चली गई। वो पिछले 8 सालों से वैशाली के एक नामी लेकिन बेहद कम पगार देने वाले प्राइवेट स्कूल में सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ा रही थी। शादी के शुरुआती दिनों में जब वो इस घर में आई थी तो उसे लगा था कि उसकी नौकरी, उसका आत्मनिर्भर होना इस परिवार के लिए गर्व की बात है। पर समय बीतने के साथ साथ वो ये गर्व कब एक बेहद सोची समझी सहूलियत में बदल गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। अर्पिता ने शॉल को कंधे पर ठीक से लपेटा और दबे पांव रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई में पहुंचते ही उसकी उंगलियां एक मशीनी रफ्तार से चलने लगी। गैस चूल्हा जलाना, दूध का पतीला चढ़ाना, एक तरफ कौस्तुभ और परी के टिफिन के लिए सब्जियां काटना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का पहला अध्याय था। चाय की पत्ती जब खौलते पानी में गिरती तो उसकी खुशबू के साथ अर्पिता के दिमाग में पूरे दिन का टाइम टेबल भी उबलने लगता था। सुबह 7:30 बजे की स्कूल बस, 8:30 बजे का पहला पीरियड, दोपहर में 2:30 बजे घर वापसी, फिर बच्चों का होमवर्क, रात का खाना और इन सब के बीच हर चेहरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना। रसोई की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा कि कोहरा इतना घना था कि सामने वाली बिल्डिंग की लाइटें भी धुंधली नजर आ रही थी। ठीक उसकी जिंदगी की तरह, जहां सब कुछ चल तो रहा था लेकिन कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता था। तभी लॉबी से सासू माँ शोभा जी के खांसने की आवाज आई। शोभा जी की सुबह हमेशा उनके भजनों और भारी कदमों की थाप के साथ होती थी। अर्पिता ने तुरंत शोभा जी के लिए शुगर फ्री चाय का मग तैयार किया और उसे ट्रे में सजा लिया। मम्मी जी, चाय। अर्पिता ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। शोभा जी बेड पर बैठी हुई थी, उनके हाथ में तुलसी की माला थी। उन्होंने अर्पिता की तरफ देखा और बिना मुस्कुराए हुए कहा, चाय रख दे, आज जरा जल्दी हाथ चलाना बहू। प्रेस और राशन वाले का आदमी सुबह 9 बजे ही आ जाएगा। पिछले महीने का हिसाब बाकी है उसका। जी मम्मी जी, मैंने पैसे अलग निकाल कर रखे हैं, अर्पिता ने धीमे से कहा। और सुन, शोभा जी ने चाय की चुस्की लेते हुए बात आगे बढ़ाई। आनंद के बड़े भाई और भाभी भी अगले हफ्ते आ रहे हैं। उनके रहने खाने का इंतजाम देखना होगा। घर में वैसे भी किराना कम ही बचा है, इस बार जरा खुलकर राशन मंगवाना। अर्पिता ने सिर्फ सिर हिलाया। वो जानती थी कि खुला राशन मंगवाना का मतलब उसके बजट पर कम से कम 4 से 5 हजार रुपए का अतिरिक्त बोझ। वो कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि शोभा जी ने दोबारा टोक दिया। और हाँ, आनंद उठ गया क्या? आज उसे बैंक जाना था, मेरी पेंशन के कुछ कागजात अटके हुए हैं। जी मैं उन्हीं जगह देती, अर्पिता ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आनंद अभी भी रजाई ताने सो रहा था। आनंद एक मल्टीनेशनल कंपनी में लॉजिस्टिक्स मैनेजर था। उसका वेतन अच्छा था, उसके ठाट बाट भी अच्छे थे, लेकिन उसका एक सिद्धांत था, घर के छोटे मोटे खर्चों में वो कभी नहीं पड़ता था। उसका मानना था कि बड़ी गाड़ियां, बड़े निवेश और लंबी अवधि की योजनाएं पुरुषों का काम है और घर का चूल्हा चौका संभालना महिलाओं का। आनंद, उठिए, 6:15 हो गए हैं। आपको बैंक भी जाना था आज। अर्पिता ने उसके कंधे को धीरे से हिलाते हुए कहा।
आनंद ने रजाई के भीतर से ही झुंझलाते हुए कहा, अर्पिता 5 मिनट और सोने दो। रात को देर से मीटिंग खत्म हुई थी मेरी, लेकिन बच्चों का टिफिन पैक करना है, मुझे भी 7 बजे तक निकलना है। अर्पिता ने मध्यम आवाज में याद दिलाया। तो तुम करो ना, मैं मना कर रहा हूँ क्या? वैसे भी स्कूल में तुम्हारी 4 ही तो क्लासेज होती हैं, इतनी आफत क्यों मचा रखी है? आनंद ने करवट बदलते हुए कहा। ये जुमला अर्पिता के लिए नया नहीं था। स्कूल में 4 ही तो क्लासेज होती हैं। इस एक वाक्य से आनंद उसकी 6 घंटे की लगातार मेहनत, कॉपियों के बंडल जांचने के तनाव और बच्चों को संभालने की मानसिक थकान को हर बार शून्य कर देता था। अर्पिता ने कोई बहस नहीं की। बहस करने का समय भी कहाँ था उसके पास। उसने अलमारी से अपनी साड़ी निकाली, बाथरूम में गई और खुद तैयार होने लगी। शीशे के सामने खड़े होकर जब उसने अपने मांग में सिंदूर लगाया और गले में मंगलसूत्र डाला, तो उसे लगा कि ये गहने कम और जिम्मेदारियों की बेड़ियां ज्यादा हैं। स्कूल का स्टाफ रूम दोपहर के समय हमेशा की तरह चहक रहा था। सर्दियों की धूप खिड़की से सीधे टेबल पर आ रही थी। चारों तरफ लंच बॉक्स की खुशबू और कॉपियों के पन्नों के पलटने की आवाज थी, लेकिन अर्पिता का ध्यान इन सब में नहीं था। आज महीने की 1 तारीख और उसके फोन पर अभी अभी एक मैसेज टोन बजी। 32,500 रुपए सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आया था। एक सीनियर टीचर की पूरे महीने की दिन रात की मेहनत की यही कीमत थी। अर्पिता ने उस मैसेज को देखा और फिर अपनी जेब से एक छोटी सी पॉकेट डायरी निकाली। उस डायरी का कवर घिस चुका था, लेकिन उसके भीतर का हिसाब बिल्कुल नया था। उसने पेन उठाया और महीने के खर्च का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। अर्पिता ने डायरी बंद की और अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया। सारे खर्चों का बजट बनाने के बाद इस महीने सिर्फ 2,500 रुपए बच रहे थे। अगर इस महीने किसी की तबीयत खराब हुई या कोई अप्रत्याशित मेहमान आ गया, तो ये 2,500 रुपए भी पानी की तरह बह जाएंगे। क्या हुआ अर्पिता? आज तो सैलरी आई है, चेहरे पर रौनक होनी चाहिए और तुम इतनी उदास बैठी हो। उसकी सबसे करीबी सहकर्मी नीता ने अपनी कुर्सी पास खिसकाते हुए पूछा। नीता स्कूल में गणित पढ़ाती थी। वो स्वभाव से थोड़ी मुखर और व्यवहारिक महिला थी। वो अर्पिता के पारिवारिक ढांचे को अच्छे से समझती थी। कुछ नहीं नीता, बस वही हर महीने का गणित है, कभी बैठता ही नहीं। अर्पिता ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। नीता ने अर्पिता की डायरी की तरफ देखा और लंबी सांस ली। अर्पिता, तुम कब तक इस तरह अपने आप को निचोड़ती रहोगी? तुम इस घर की बहू हो या कोई अनपेड फाइनेंस मैनेजर? मुझे एक बात बताओ, आनंद की सैलरी कहाँ जाती है? आनंद, वो बड़े खर्चे देखते हैं। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक प्लॉट लिया है, उसकी ईएमआई जाती है। उनके अपने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं और कार का लोन भी उन्हीं के नाम पर है। अर्पिता ने जैसे आनंद का बचाव करते हुए कहा। वाह, अनीता ने चुटकी बजाते हुए कहा। यानी आनंद जो पैसा कमाता है, उससे वो ऐसी संपत्तियां खरीद रहा है जो भविष्य में उसके नाम पर रहेंगे। प्लॉट आनंद का, म्यूचुअल फंड आनंद के, कार आनंद की, और तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है? आटे में, दाल में, बच्चों के पेट में, दूध वाले की जेब में। अर्पिता, कभी सोचा है कि जो पैसा पेट में चला जाता है या कंज्यूम हो जाता है, उसका कोई वजूद नहीं बचता? 10 साल बाद अगर कोई तुमसे पूछेगा कि तुमने क्या कमाया, तो तुम क्या दिखाओगे? खाली डिब्बे? नीता के शब्द अर्पिता के दिल में किसी कील की तरह चुभ रहे थे। वो जानती थी कि नीता जो कह रही है वो कड़वा सच है। पिछले साल जब अर्पिता के भाई की शादी थी, तब उसने अपनी माँ को एक छोटा सा सोने का पेंडेंट गिफ्ट करना चाहा था। जब उसने आनंद से इसके लिए 5,000 रुपए मांगे थे, तो आनंद ने बहुत सहजता से कह दिया था, तुम खुद कमाती तो हो अर्पिता, अपनी सैलरी से देख लो। मेरे इस महीने के सारे फंड्स लॉक्ड हैं। और अर्पिता ने उस वक्त अपनी छोटी सी आरडी तोड़कर वो पेंडेंट खरीदा था। बात सिर्फ पैसों की नहीं है नीता। अर्पिता की आवाज भारी हो गई। बात सम्मान की है। घर में सबको लगता है कि मैं जो 32,000 कमाती हूँ, वो सिर्फ मेरे कपड़ों, मेरी साड़ियों और मेरे शौक पर खर्च होता है, क्योंकि मैं कभी हाथ में पैसे लेकर सासू माँ को नहीं देती।
मुझे लगता है कि जब मैं घर की इतनी बड़ी बड़ी जरूरतें पूरी कर रही हूँ तो सबको दिखता ही होगा, पर शायद मैं गलत हूँ। तुम बिल्कुल गलत हो, नीता ने दृढ़ता से कहा। जब तक तुम अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले अपने नाम पर सेव नहीं करोगी, तब तक कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। त्याग की एक सीमा होती है अर्पिता। जब त्याग आदत बन जाता है तो सामने वाले उसे तुम्हारी औकात समझ लेते हैं। स्टाफ रूम का घंटा बजा और अगला पीरियड शुरू होने का संकेत हुआ। अर्पिता ने अपनी डायरी बैग में रखी, कॉपियां उठाई और क्लास की तरफ चल पड़ी। लेकिन नीता की बातें उसके दिमाग में लगातार गूंज रही थीं। खाली डिब्बे? क्या तुम्हारे पास सिर्फ खाली डिब्बे बचेंगे? हफ्ते के अंत तक घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। आनंद के बड़े भाई राकेश जी, उनकी पत्नी साधना भाभी अपने दोनों बच्चों के साथ पहुंच चुके थे। शोभा जी के चेहरे की रौनक देखने लायक थी। उनके लिए उनका बड़ा बेटा और बहू जैसे साक्षात भगवान थे, क्योंकि वे जब भी आते थे शोभा जी के लिए महंगे सूट, ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे और घर के लिए कुछ न कुछ सजावटी सामान जरूर लाते थे। शनिवार की शाम को पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा हुआ था। टीवी पर कोई रियलिटी शो चल रहा था और बच्चे आपस में खेल रहे थे। अर्पिता रसोई में लगातार समोसे और कचौरियां तल रही थी। उसका गला धुएं से बैठ चुका था और पैर लगातार खड़े रहने की वजह से सूज गए थे। अरे अर्पिता, जरा इधर आना, भाभी तुम्हारे लिए कुछ लाई हैं। आनंद ने रसोई की तरफ मुंह करके आवाज दी। अर्पिता ने गैस धीमी की, हाथ पोंछे और लिविंग रूम में आई। साधना भाभी ने मुस्कुराते हुए एक सुंदर सा पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये देखो अर्पिता, तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लाई हूँ, खास ऑर्डर देकर मंगवाई थी। साधना भाभी ने कहा। थैंक यू भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अर्पिता ने शिष्टाचारवश कहा। क्यों नहीं जरूरत थी बहू? शोभा जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। साधना का दिल बहुत बड़ा है। राकेश भी हर महीने मुझे 10,000 रुपए अलग से भेजता है, अपनी जेब से। बड़े बेटे का फर्ज वो पूरी तरह निभाता है। अर्पिता ने साड़ी हाथ में ली। वो सुंदर थी, लेकिन उसके मन में एक कसक उठी। राकेश जी हर महीने 10,000 रुपए भेजते थे, ये बात पूरे घर को पता थी और उसकी सराहना होती थी। लेकिन अर्पिता हर महीने जो 15 से 20 हजार रुपए घर के राशन और बच्चों की पढ़ाई पर चुपचाप खर्च कर देती थी, उसकी चर्चा कभी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो पैसा सीधे शोभा जी के हाथ में नहीं जाता था, वो घर की बुनियादी व्यवस्था में विलीन हो जाता था। तभी शोभा जी ने अपनी अलमारी की चाबी निकाली और सोफे पर बैठ गईं। उन्होंने अपनी गोद में एक पुराना मखमली डिब्बा रखा हुआ था। राकेश, आनंद, जरा इधर सुनो दोनों, शोभा जी ने गंभीर होकर कहा। दोनों भाई अपनी माँ के करीब आ गए। बात यह है कि अगले महीने तुम्हारी बुआ जी की नातिन की शादी है। हमें वहां जाना है। खानदान में हमारी एक साख है। मैं सोच रही हूँ कि शगुन में हमें कम से कम 10 ग्राम का एक सोने का सिक्का या कोई अच्छी सी चेन देनी चाहिए। तुम दोनों क्या कहते हो? शोभा जी ने पूछा। राकेश जी ने तुरंत अपनी जेब टटोली और बोले, मम्मी, आप जैसा चाहो, लेकिन इस बार मैंने अपनी फैक्ट्री में नई मशीनें डाली हैं, तो थोड़ा हाथ तंग है। मैं 20,000 रुपए कैश दे सकता हूँ, बाकी का आनंद देख लेगा। आनंद ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और झेपते हुए बोला, मम्मी, भैया ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा भी इस महीने म्यूचुअल फंड का बड़ा टॉप अप गया है और गाड़ी की सर्विसिंग और इंश्योरेंस में भी काफी पैसा निकल गया है। मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी कैश नहीं है। कमरे में कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। शोभा जी ने चश्मा ठीक किया और उनकी निगाहें सीधे अर्पिता पर जाकर टिक गईं, जो सोफे के कोने पर बैठी हुई। बहू, तू इतनी साल से कमा रही है, तेरी इतनी सालों की सेविंग्स कहाँ गई? शोभा जी का स्वर अचानक तीखा और जासूसी जैसा हो गया। अर्पिता ने चौंक कर सिर उठाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात अचानक उसकी तरफ मुड़ जाएगी। इतने सालों से कमा रही है तो अच्छी खासी सेविंग्स कर ली होगी तूने। वैसे भी तू 1 रुपया तक हमारे हाथ में नहीं रखती। कभी तूने हमें तो बताया नहीं कि तेरे पास कितने पैसे हैं। तो जाहिर सी बात है, तेरे बैंक में तो लाखों रुपए जमा होंगे। तू ही ये शगुन का इंतजाम कर दे। शोभा जी ने बहुत सहजता से आदेश सुना दिया। लिविंग रूम में बैठे सभी लोग, राकेश जी, साधना भाभी और खुद आनंद, अर्पिता के चेहरे को देखने लगे। अर्पिता को लगा जैसे उसे किसी अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो और उस पर चोरी के इल्जाम लगा।
वो कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। उसके भीतर एक अजीब सा तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों के सामने पिछले 8 सालों का एक एक दिन घूम गया। वो सुबह का जगना, वो सर्दियों में बसों की ठंड, वो कॉपियों के बंडल, वो बच्चों की दवाइयों के बिल, सब कुछ एक पल में उसकी आंखों के आगे तैर गया। उसने सीधे शोभा जी की आंखों में देखा। उसकी आवाज में इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मम्मी जी, मेरे पास कहाँ है सेविंग्स? क्यों? कहाँ गई तेरी सेविंग्स? शोभा जी ने सोफे पर सीधे होते हुए पूछा। उनकी आवाज में अविश्वास और थोड़ा गुस्सा था। हम तो तेरे से कुछ फालतू के खर्चे करवाते ही नहीं है। न तूने कभी महंगे पार्लर के चक्कर लगाए, न तूने कभी कोई बड़ी गाड़ी खरीदी। फिर तेरी तनख्वाह जाती कहाँ है? हर महीने जो बैंक में पैसा आता है, वो हवा में तो नहीं उड़ जाता? या फिर तूने अपने मायके में दे रखे हैं पैसे? मायके का नाम आते ही अर्पिता के भीतर का स्वाभिमान तड़प था। उसकी आंखों में आंसू जरूर आ गए थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं, बल्कि उस अपमान के थे जो उसे बिना किसी वजह के झेलना पड़ रहा था। हाँ मम्मी जी, अर्पिता ने सोफे से खड़े होते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसने पूरे कमरे को सन्न कर दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लोग मुझसे कोई फालतू के खर्चे नहीं करवाते हैं, लेकिन क्या आपको सच में नहीं पता कि मेरी सेविंग्स कहाँ गई? अर्पिता, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? तमीज भूल गई हो क्या? आनंद ने बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। तुम चुप रहो आनंद। अर्पिता ने पहली बार आनंद को इतने कड़े लहजे में टोका। आनंद हैरान होकर उसे देखता रह गया। मम्मी जी, आप पूछ रही हैं ना कि मेरी कमाई कहाँ जाती है? तो आज आप पूरा हिसाब सुन ही लीजिए। अर्पिता ने शोभा जी के सामने आकर कहा। पिछले 7 सालों से मेरे बच्चे की पूरी एजुकेशन का खर्चा, कौस्तुभ की स्कूल फीस, उसकी किताबें, उसकी यूनिफॉर्म और उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस का बिल मेरे ही खाते से जाता है। इस घर में जो हर महीने का राशन आता है, जिससे हम सब सुबह शाम का खाना खाते हैं, वो मेरे पैसों से आता है। इस घर की काम वाली, दूध वाला, बिजली का आधा बिल, ये सब मैं अपनी तनख्वाह से देती हूँ। साधना भाभी ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन अर्पिता, ये तो घर के रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे हैं। छोटे मोटे खर्च भाभी? अर्पिता ने उनकी तरफ मुड़कर कहा। हाँ, महीने के अंत में जब इन छोटे मोटे खर्चों को जोड़ा जाता है, तो वो मेरी 32,000 की पूरी सैलरी को निगल जाते हैं। मेरे पास महीने के आखिरी में 2,500 रुपए भी नहीं बचते। और मम्मी जी, आप पूछ रही थी ना कि मेरी सेविंग्स कहाँ है? याद कीजिए, 2 साल पहले जब पापा जी बीमार हुए थे और उन्हें अचानक मैक्स अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, तब मेडिकल इंश्योरेंस के क्लेम में कुछ दिक्कत आई थी और तुरंत 50,000 रुपए कैश की जरूरत थी। आनंद के सारे फंड्स लॉक थे। तब वो पैसे किसने दिए थे? मैंने अपनी 2 साल की जमा पूंजी निकालकर दे दी थी। शोभा जी ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उनके चेहरे का अहंकार अभी भी पूरी तरह गया नहीं था। और सुनिए, अर्पिता का गला रूंध गया था, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। पिछले साल जब इस घर की छत की मरम्मत हुई और पेंट का काम हुआ, तब आनंद के पास पैसे कम पड़ रहे थे। तब मेरी 5 साल पुरानी 2 लाख की आरडी टूटी थी। घर में जब भी कोई आपातकालीन काम पड़ा, कोई बीमार हुआ या किसी मेहमान के स्वागत की बात आई, मैंने अपनी सेविंग्स निकालकर बिना सोचे समझी दे दी। कभी किसी को इनकार नहीं किया। लेकिन ये अलग बात है कि वो खर्चे किसी को नजर नहीं आए, क्योंकि वो किसी जमीन के कागज पर दर्ज नहीं थे। वो किसी सोने के बिस्किट के रूप में अलमारी में नहीं रखे थे। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहता था। बच्चे भी अपना खेल छोड़कर अपनी माँ को देख रहे थे। इसीलिए आज मुझसे मेरी सेविंग्स पूछी जा रही है। अर्पिता की आंखों से एक आंसू टपक कर उसकी साड़ी पर गिर गया, क्योंकि जो पैसा पेट में चला गया, जो पैसा बच्चों के भविष्य की नींव में लग गया, उसका कोई प्रॉपर्टी कार्ड नहीं होता। कोई बहुत बड़ी नौकरी तो करती नहीं हूं मैं कि मैंने खूब पैसे सेव किए होंगे। मेरी सबसे बड़ी सेविंग ये घर और ये परिवार था, जिसे मैंने अपने आंसुओं और पसीने से सींचा। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ मेरी उस पूंजी की कोई कीमत नहीं है। अपनी बात पूरी करके अर्पिता एक पल भी वहां नहीं रुकी। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लिविंग रूम में शोभा जी का हाथ मखमली डिब्बे पर ही थमा रह गया। राकेश जी ने आनंद की तरफ देखा। आनंद, ये सब क्या है?
क्या घर का राशन और बच्चों की फीस सच में अर्पिता ही देती है? आनंद के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी नजरें झुका ली थीं। उसे आज पहली बार एहसास हुआ था कि वो जिसे घर के छोटे मोटे खर्च समझकर टाल देता था, वो वास्तव में एक कामकाजी महिला के पूरे वजूद को निगल रहे थे। कमरे के भीतर अंधेरा था। अर्पिता बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें छत को घूर रही थीं। रोना अब बंद हो चुका था, लेकिन उसके स्थान पर एक अजीब सा खालीपन आ गया था। उसे नीता की बातें याद आ रही थीं। जब त्याग आदत बन जाता है तो सामने वाले उसे तुम्हारी औकात समझ लेते हैं। उसने सच में यही किया था। वो हर महीने अपनी पूरी सैलरी इस उम्मीद में होम कर देती थी कि परिवार को उसकी अहमियत दिखेगी। पर आज उसे समझ आ गया था कि आजादी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि उन पैसों पर अपना नियंत्रण रखने का नाम है। देर रात लगभग 11 बजे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। आनंद अंदर आया। उसने लाइट नहीं जलाई। वो चुपचाप बिस्तर के किनारे आकर बैठ गया। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक टिक सुनाई देती रही। अर्पिता। आनंद की आवाज में वो पुराना रौब नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। अर्पिता चुप रही। आई एम सॉरी, आनंद ने धीरे से कहा। मुझे सच में कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम पर इतना दबाव था। मुझे लगा कि स्कूल की सैलरी से तुम बस अपना पॉकेट मनी और बच्चों के छोटे मोटे शौक पूरे करती हो। मुझे नहीं पता था कि अस्पताल के समय वाले पैसे तुम्हारे आखिरी सेविंग्स थे। अर्पिता उठकर बैठ गई। उसने साइड टेबल का लैंप ऑन किया। मध्यम पीली रोशनी में आनंद का चेहरा थका हुआ और ग्लानि से भरा दिख रहा था। आनंद, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अर्पिता ने बहुत ही शांत और परिपक्व आवाज में कहा। गलती मेरी भी है। मैंने कभी तुमसे बैठकर इस बारे में बात नहीं की। मुझे लगा कि तुम मेरे पति, तुम तो सब समझते ही होगे। लेकिन मैं भूल गई थी कि ये समाज सिर्फ उसी पैसे को देखता है जो बैंक बैलेंस या संपत्ति के रूप में चमकता है। जो पैसा दाल चावल में बदल जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ अर्पिता। आनंद ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। अब से बच्चों की फीस और राशन का आधा खर्चा मैं दूंगा। आधा नहीं आनंद, पूरा। अर्पिता ने अपना हाथ धीरे से छुड़ाते हुए कहा। अब से इस घर की बुनियादी जिम्मेदारियां तुम्हारी, जैसा कि समाज का नियम है। और मैं अपनी सैलरी का क्या करूंगी ये मैं तय करूंगी। आनंद ने उसे देखा। अर्पिता की आंखों में अब वो पुरानी सहमी हुई बहू नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी कीमत पहचान ली थी। वो चुपचाप करवट बदलकर सो गया, लेकिन अर्पिता की आंखें अभी भी खुली थी। वो अपने जीवन के एक नए अध्याय की रूपरेखा तैयार कर रही थी। अगली सुबह जब धूप खिड़की से अंदर आई तो घर का माहौल बदला हुआ था। शोभा जी रसोई में खुद चाय बना रही। साधना भाभी उनके साथ खड़ी। अर्पिता जब तैयार होकर बाहर आई तो उसने देखा कि घर में एक अजीब सी हिचकिचाहट तैर रही थी। बहू, चाय पी ले, शोभा जी ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा। उनकी आवाज में कल वाला तीखापन गायब था। जी मम्मी जी। अर्पिता ने चाय का कप लिया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। तभी आनंद और राकेश जी भी वहां आ गए। अर्पिता ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और उसे शोभा जी के सामने टेबल पर रख दिया। ये क्या है बहू? शोभा जी ने सशंकित होकर पूछा। मम्मी जी, इसमें 5,000 रुपए हैं, अर्पिता ने शांत भाव से कहा। ये मेरी तरफ से हर महीने आपकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए है। आप इसे अपनी जेब खर्च समझिए या मेरी तरफ से सम्मान। लेकिन इसके अलावा अब से घर के राशन, बिजली के बिल और बच्चों की पढ़ाई का सारा हिसाब आनंद देखेंगे। शोभा जी ने आनंद की तरफ देखा। आनंद ने चुपचाप सिर हिला दिया। और मम्मी जी, अर्पिता ने अपने बैग से एक छोटी सी नई पासबुक निकाली और उसे टेबल पर खोल दिया। ये मेरी नई पीपीएफ की पासबुक है। आज ही मैंने बैंक जाकर अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इस अकाउंट में ऑटो डेबिट करवा दिया है। अब से मेरी सैलरी का पहला हिस्सा मेरी खुद की सेविंग्स में जाएगा। साधना भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुमने बहुत अच्छा किया अर्पिता। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होनी ही चाहिए। अर्पिता ने शोभा जी की आंखों में देखा, जहां अब एक अनकहा सम्मान और थोड़ी सी झेप थी। मम्मी जी, मैं इस घर को अपना ही मानती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कल को जब मेरे बच्चे बड़े हों तो मुझे उनके सामने खाली हाथ न खड़ा होना पड़े। एक औरत की कमाई सिर्फ घर के चूल्हे में जलने के लिए नहीं होती, उसके अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए भी होती है। शोभा जी ने आगे बढ़कर अर्पिता के सिर पर हाथ रखा।
मुझे माफ कर देना बहू। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी मैं एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई। तूने जो इस घर के लिए किया है, उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए शोभा जी का हाथ थाम लिया। उस दिन जब वो स्कूल बस में बैठी, तो खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर सीधी पड़ रही थी। कोहरा पूरी तरह छंट चुका था और हवा में एक नई ताजगी थी। अर्पिता को महसूस हुआ कि आज 8 साल बाद उसने सचमुच अपनी सबसे बड़ी पूंजी कमा ली थी, और वो पूंजी थी उसका अपना खोया हुआ सम्मान और स्वाभिमान। दोस्तों, रिश्तों में आर्थिक मामलों को लेकर स्पष्टता और खुला संवाद होना ही चाहिए। यदि अर्पिता और आनंद ने पहले ही बजट साझा किया होता, तो स्थिति इतनी अपमानजनक मोड़ पर न पहुंचती। घर और परिवार को संभालना और उसमें योगदान देना अच्छी बात है, लेकिन अपने वजूद, अस्तित्व और आत्मसम्मान की कीमत पर किया गया कोई भी समझौता सही नहीं है। अपनी पहचान और सुरक्षा को बनाए रखना हर महिला का अधिकार है। आपकी राय में क्या अर्पिता के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए, या फिर उसे सब कुछ भुलाकर परिवार के प्रति उसके कर्तव्य निभाते रहने चाहिए थे? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।